तो बिहार का सम्राट कौन होगा, इस सवाल के जवाब काफी हद तक साफ हैं। जैसे पहला जवाब ये है कि नीतीश युग का अंत होगा, दूसरा बीजेपी युग का आरंभ होगा। 89 सीट लेकर बीजेपी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है ही। 85 विधायक के साथ जेडीयू दूसरी बड़ी पार्टी है। नीतीश राज्यसभा जा चुके हैं, बिहार विधान परिषद से इस्तीफा दे चुके हैं, लिहाजा प्रदेश की सियासत में अब उनका रोल कम और केंद्र में थोड़ा बढ़ेगा। बहरहाल जेडीयू नेता नीतीश की जगह उनके बेटे निशांत का नाम भी बढ़ा रहे हैं, मगर उस मुहिम में जोश ज्यादा, होश कम है। पता उन्हें भी है कि सीएम तो बीजेपी का ही होगा, क्योंकि बिहार का माहौल कुछ अलग ही नजर आ रहा है। और अगर हम साफ तौर पर कहें तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो बिहार में अब ये समझ में आने लगा है कि नीतीश युग का अंत होगा और बीजेपी अब फ्रंट फुट पर आकर राजनीति करने वाली है। क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो वहां पर सीएम नए होने की चर्चा थोड़ी कम है, लेकिन चेहरा कौन होगा, बीजेपी का चेहरा होगा या नहीं, उससे लेकर हलचल काफी तेज है, जिस रेस में कई सारे लोग भी शामिल होते नजर आ रहे हैं। लेकिन 3 नाम काफी ज्यादा चर्चा का केंद्र है, जिन्हें आप अभी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। अब आपको बता दें, नित्यानंद राय, इनका नाम काफी ज्यादा सुर्खियों में है। सम्राट चौधरी गृह मंत्री प्रदेश के, उनका नाम चर्चा में है। धर्मशिला भी हैं। अगर बीजेपी जिस तरीके से तमाम जगहों पर हमेशा सरप्राइज देते आई है, अगर हम उस सरप्राइज की बात करें तो अगर किसी महिला को मुख्यमंत्री बनाएगी तो उसमें इनका नाम भी हमें आता नजर आ जाएगा। लेकिन सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय की अगर हम बात करें तो इनको लेकर चर्चाओं का बाजार काफी ज्यादा गर्म नजर आ रहा है। लेकिन इन सबके बीच में ये साफ तौर पर समझता दिखाई दे रहा है कि अब बीजेपी फ्रंट फुट पर आ रही है और नीतीश कुमार राज्यसभा जाने को पूरी तरीके से तैयार हैं। और ये भी समझ में आने लगा है कि अब बीजेपी अपना मुख्यमंत्री चुनेगी। और जो अक्सर ये कहा जा रहा था कि 20 सालों से नीतीश कुमार सत्ता की बागडोर संभालते नजर आ रहे हैं, नीतीश कुमार इतनी आसानी से बिहार नहीं छोड़ेंगे, वो नीतीश बाबू अब बिहार छोड़ने को भी राजी हो गए हैं। अब इसके पीछे की राजनीति क्या है, इसके पीछे की समीकरण क्या है, ये भी जानना दिलचस्प होगा। आज इसी सारे मुद्दों पर बातचीत हम करेंगे, क्योंकि हमारे साथ कई मेहमान जुड़ने वाले हैं। लेकिन इससे पहले भी आपको कई सारे इससे जुड़े हुई चीजें भी मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि आपको ये बता दें कि बिहार की सियासत को जब भी हम जैसे लोग समझने की कोशिश करते हैं, आम जनता बिहार की सियासत को समझने की कोशिश करती है, तो हमेशा बिहार में ऐसा कुछ ना कुछ जरूर बदलाव आता है कि वो हमारी समझ से परे हो जाता है। और इस बार भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें हमें बिहार से देखने को मिल रही है। हालांकि अगर हम बात करें, दशकों से बिहार के सीएम रहे नीतीश कुमार और ऐसा कहा जा रहा था इतनी आसानी से तो वो बिहार नहीं छोड़ने वाले हैं। लेकिन अब आप देखिए, नीतीश खुद राजी हो रहे हैं बिहार छोड़ने के लिए और खुद जाने को तैयार होते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। जिस तरीके से लगातार अगर हम देखें तो बिहार की सत्ता की बात होती नजर आ रही थी, बिहार में नीतीश युग की बात होती नजर आ रही थी, लेकिन बीजेपी युग कब बनेगा इसकी भी चर्चा हो रही थी। अब सवाल यह है कि बीजेपी युग तो आ रहा है, लेकिन बीजेपी का सम्राट कौन होगा, बिहार का सम्राट कौन होगा, बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, यह सबसे बड़ा सस्पेंस है। और यह भी सवाल है कि आखिरकार नीतीश के बाद कौन होगा, क्योंकि अगर हम बिहार की बात करें, विधानसभा का चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव के दौरान आपने देखा भरे मंचों से, अगर हम अमित शाह का जिक्र करें, प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र करें, मुख्यमंत्री की चर्चा का नाम केवल नीतीश कुमार तक आकर थम जा रहा था। लेकिन अब नीतीश कुमार क्योंकि राज्यसभा जा रहे हैं, शपथ ग्रहण समारोह भी होने वाला है, लेकिन अब अगर हम देखें तो अब यह चर्चा है कि आखिरकार नीतीश कुमार के बाद किसे फ्रंट फुट पर आना होगा। एनडीए की जो खटपट है, या हम कह सकते हैं अगर सहमति बनती भी नजर आ रही है, तो किसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा गठबंधन की सहमति से। लेकिन इसमें नाम तेज है, जिसमें सम्राट चौधरी का नाम सबसे पहले आता नजर आ रहा है। सीएम की रेस में कुशवाहा बिरादरी से आते हैं सम्राट चौधरी। अगर उनका जिक्र करें तो कुशवाहा बिरादरी से है। दिल्ली दरबार में उनकी मजबूती अगर हम देखें तो काफी ज्यादा है। अगर हम जिक्र करें, गृह मंत्री भी है सम्राट चौधरी, और बिहार में एक अलग पैठ है, दिल्ली में भी उनकी एक अलग पैठ है, केंद्र में उनकी अलग पैठ है, और नीतीश को कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी कबूल होंगे ऐसा भी माना जा रहा है। इसीलिए फ्रंट रनर भी है सम्राट चौधरी और सबसे ज्यादा चर्चा उनकी है। अगर हम दूसरी बात करें तो नित्यानंद राय की भी चर्चा काफी ज्यादा होती नजर आ रही है सीएम की रेस में। इनकी भी स्थिति को चलिए आपको अच्छे से ठीक से समझा देते हैं कि क्या कुछ है। दरअसल आपको ये बता दें कि ये नित्यानंद राय अमित शाह के करीबी माने जाते हैं
और ऐसा कहा जा रहा है कि अगर सम्राट चौधरी का जिक्र हो रहा है तो कहीं ना कहीं बिहार में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर नित्यानंद राय का भी जिक्र होता नजर आ रहा है। और यह माना जा रहा है कि नित्यानंद राय एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं सीएम की रेस में। लेकिन अब यह देखना होगा कि बिहार की पसंद कौन है। और वहीं अगर बीजेपी किसी महिला चेहरे को चुनती है, सरप्राइज देने की कोशिश करती है, तो इस दौड़ में डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता भी शामिल हैं। जी हां, इनका भी नाम निकलकर सामने आ रहा है। एक ऐसा नाम है जो बिहार की सीएम रेस में बड़ी तेजी से इस वक्त चलता नजर आ रहा है, चर्चा है। ओबीसी समाज से आती हैं डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता, और आपको ये बता दें कि इनको लेकर चर्चाओं का बाजार काफी ज्यादा गर्म है। फ्रेश और गैर विवादित चेहरा भी है ये, इसका भी जिक्र होता नजर आ रहा है। केंद्रीय नेतृत्व की लाइन के साथ चलती है हमेशा, और केंद्रीय नेतृत्व के ही बातों को सराहती भी नजर आती हैं। सरप्राइज फैक्टर हम देखें अगर पिछले कई सारे चुनावों को उठाकर, चाहे हम छत्तीसगढ़ की बात कर ले, मध्य प्रदेश की बात कर ले, हरियाणा की बात कर ले, तमाम जगहों की अगर हम बात कर ले, तो बीजेपी सरप्राइज फैक्टर पर अब सबसे ज्यादा भरोसा करती है। और बिहार में जब चुनाव हो रहे थे, विधानसभा चुनाव, तो इसकी चर्चा तेज होने लगी थी। लेकिन अब आपको यह समझाने की कोशिश करेंगे कि इन सब चर्चाओं के बीच में यह कहा जा रहा था कि हो सकता है बिहार में सरप्राइज हो, लेकिन उस समय तो नहीं हुआ, लेकिन अब सरप्राइज नजर आ रहा है और इसी सरप्राइज फैक्टर का जिक्र होता दिखाई दे रहा है। हालांकि अब यह देखना दिलचस्प होगा कि किसे चुनती है बीजेपी, किसे गठबंधन चुनता है, क्योंकि एनडीए की सहमति जरूरी है। हालांकि नीतीश कुमार जब राज्यसभा जाने के लिए तैयार हो गए थे तो माहौल गरमाया नजर आ रहा था। जेडीयू दफ्तर के बाहर आपने देखा, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म था बिहार में। पर अब कुछ स्थिति थोड़ी नॉर्मलाइज होती नजर आ रही है। लेकिन सवाल यह है कि इस दौड़ में जो जो शामिल हैं उनमें से किस पर मुहर लगती है। डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता एक सरप्राइज फैक्टर के तौर पर इस वक्त नजर आ रही हैं। स्क्रीन पर हम आपको दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं। सीएम की रेस में तेजी से आगे बढ़ती दिखाई दे रही हैं। ओबीसी समाज से आती हैं ये, और आपको ये बता दें कि गैर विवादित चेहरा है, फ्रेश है और गैर विवादित चेहरा है, जिन्हें ये कहा जा रहा है कि एक सरप्राइज फैक्टर जो बीजेपी अक्सर लेकर आती है उसमें ये शामिल हो सकती हैं। केंद्रीय नेतृत्व की लाइन के साथ ये चलती हैं हमेशा, ये जिक्र है। और आज इसी मुद्दों पर चर्चा होगी। बिहार की राजनीति को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी से हमारा पक्ष रखने के लिए संदीप ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की खबर में। और वहीं जेडीयू से अपना पक्ष रखने के लिए धीरज सिंह हमारे साथ मौजूद है। धीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले संदीप जी मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि अगर हम देखें तो बीजेपी फ्रंट फुट पर तो आ रही है, चाहे आप कितना भी नकार लीजिए और कहने की अगर कोशिश करिए। अब हम ये जानना चाहेंगे कि इतनी देरी क्यों हो रही है सीएम को लेकर, क्योंकि नीतीश कुमार ने तो राज्यसभा जाने के लिए हामी भर दी, उन्होंने बाकायदा पोस्ट भी कर दिया था जब उनके कार्यकर्ता तमाम नाराज थे। देर क्यों होती नजर आ रही है? क्या कुछ सरप्राइज फैक्टर आने वाला है, या फिर हम ये भी समझने की कोशिश करें कि एनडीए में सहमति नहीं बन पा रही है इसलिए देरी हो रही है? देखिए प्रगति जी, ऐसा है कि देरी का कोई बात अभी है नहीं। अभी सीएम का कुछ जो कार्यकाल बचा हुआ है, अगर विधिवत रूप से सीएम का कार्यकाल पूरा होने के बाद आपस में बैठ के एनडीए के लोग डिस्कस करके सीएम का चुनाव हो जाएगा। मतलब देरी होती नजर नहीं आ रही, आपस में बैठकर बातचीत होती दिखाई देगी। तो नीतीश कुमार की सहमति है इसमें कि बीजेपी का सीएम हो? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कोई खटपट नजर नहीं आ रही समय पे नहीं, कोई खटपट नहीं। हमारा एनडीए गठबंधन बहुत ही मजबूत है और बहुत ही मजबूत स्थिति में है। हर जगह हम लोग मजबूती से खड़े हैं, और जब आएगा तो आपको भी पता चलेगा ही। आप लोग ही तो लोगों को बताने में सबसे आगे रहते हैं भाई, मीडिया वाले, तो समय आने पे आप पता चल जाएगा। चर्चाओं का बाजार भी गर्म है धीरज जी, क्योंकि अगर हम देखें तो नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने को लेकर जेडीयू में तमाम नाराजगियां थी, और अभी देखिए मुख्यमंत्री को लेकर भी हमने जिक्र किया संदीप जी से, कह रहे हैं कि अभी बैठक होगी, बातचीत होगी, इसलिए थोड़ी बहुत देरी होती नजर आ रही है। पर जो नाराजगी थी, क्या वो थम गई है? क्या नीतीश कुमार बीजेपी को फ्रंट फुट लाने के लिए तैयार होते नजर आ रहे हैं? क्या नीतीश युग का अब हम अंत समझ ले बिहार में? क्या कहेंगे आप? देखिए प्रगति जी, इस पर थोड़ा विस्तृत चर्चा करना पड़ेगा। आप देखे होंगे कि 2020 में जब चुनाव हुआ, उसमें मैंडेट जो बिहार में आया था उसमें हमारी आंकड़ा कुछ कम आई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से आग्रह किया था कि देखिए भाई, हम लोग संख्या में पीछे हैं और आप लोग ज्यादा है, तो आप लोग अपना मुख्यमंत्री बनाइए।
लेकिन प्रधानमंत्री जी का कॉल आता है, और प्रधानमंत्री जी पहले भी मंच से भी बोल चुके थे कि नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिर पुनः शपथ लिए और चला रहे थे। 2025 का चुनाव पर हम लोग आते हैं, क्योंकि 2025 का चुनाव में आप देखी होंगी कि उसमें एक हमारा नारा था कि 2025 225 फिर से नीतीश, ये हमारा नारा था। और बिहार की जनता ने माननीय नीतीश कुमार जी के लिए इतना बढ़िया मैंडेट दिया। आप देखिए होंगे पूरे हिंदुस्तान में कि 20 साल तक कोई मुख्यमंत्री रहे, उसके बावजूद कोई किसी तरह का विरोधाभास नहीं है। देखिए विपक्ष के भी लोग केवल कैमरे पर कुछ इधर उधर बातें करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से अगर आप उन लोग से पूछिएगा तो वो बोलेंगे कि ना, नीतीश कुमार जी बिहार के लिए बेस्ट सीएम रहे और आगे रहेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिएगा कि पक्ष हो या विपक्ष हो, जिस दिन माननीय नीतीश कुमार जी ने जो फैसला लिया कि हम राज्यसभा जाएंगे और बिहार की कुर्सी को छोड़ेंगे, होली का रंग फीका पड़ गया। क्योंकि कोई आश्चर्य वाली खबर थी, हम लोग भी देखे, बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके बाद गए माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले, तब पता चला तो उनका ये व्यक्तिगत डिसीजन था। चूंकि वो पहले भी कई बार कह चुके हैं कि 3 सदन में हम रह चुके हैं और चौथा सदन जाने की इच्छा भी थी। और माननीय मुख्यमंत्री जी पहले से बोल रहे थे कि देखिए अब बहुत दिन हम रहे, हमारी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं है, आप जिसको बनाना है बनाइए। लेकिन इसके 2 पहलू है जी। देखिए अभी एनडीए घटक के सभी दलों के नेता ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी आप रहिए, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई सीएम दूसरा बनाने की कोई हड़बड़ी नहीं है। विपक्ष वाले तो केवल भरम फैलाने, मतलब आप ये कह रहे हैं कि एनडीए घटक दल के तमाम जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे, जिसमें बीजेपी भी ये कहना चाहती है कि अभी मुख्यमंत्री रह सकते हैं नीतीश कुमार। तो फिर ये बदलाव क्यों नजर आ रहा है? क्या जरूरत पड़ गई कि नीतीश कुमार को कुर्सी छोड़नी पड़ रही है? आ रहे हैं उसी बात पर आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जब वो निर्णय लिए, होली के एक दिन बाद उन्होंने नामांकन पर्चा भरने से पहले उन्होंने एक ट्वीट किया कि हम व्यक्तिगत हमारी इच्छा है, हम राज्यसभा जाना चाहते हैं और हम बिहार छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। जब सदन चलेगा तब हम केवल दिल्ली रहेंगे, बाकी हम जो नई गठित जो सरकार होगी उसको हम मार्गदर्शन भी देंगे और अपने पार्टी को मजबूती के लिए हम काम करते रहेंगे। हम ये कहना चाहते हैं, देखिए हम एक पार्टी में पद पर भी हैं और एक कार्यकर्ता भी है। मेरी भी व्यक्तिगत इच्छा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी रहें और बिहार का विकास करें, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जब तक वो कोई डिसीजन ले लेते हैं तो उनका डिसीजन कोई चेंज नहीं करा सकता है। हमारे पार्टी के जितने भी विधायक दल के नेता हैं या क्षेत्र या सांसद, सभी लोग प्रतिनिधि गए और उन्होंने कहा कि सर आप बिहार छोड़कर मत जाइए, कम से कम 25 से 30 वाला जो टेन्योर है इसको तो पूरा कर दीजिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी सबको समझाए और बोले कि देखिए हम केवल राज्यसभा जा रहे हैं, जब राज्यसभा चलेगा। लेकिन देखिए केवल राज्यसभा जाने की बात नहीं है ना जी धीरज जी, केवल राज्यसभा जाने की बात नहीं है। आप देखिए नीतीश कुमार के पॉलिटिकल करियर की अगर हम बात करें तो कुर्सी को लेकर एक अलग ही उनका रुझान रहा है हमेशा से, और इतनी आसानी से वो राज्यसभा या दिल्ली जाने के लिए राजी हो गए। मुख्यमंत्री पद को लेकर हमेशा वो लड़ते रहे हैं, हमेशा जनता के बीच में अपनी पैठ बनाते रहे हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए, मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के लिए इतनी आसानी से राजी हो गए, ये सबसे बड़ा सवाल बन रहा है। और देखिए बीजेपी हमेशा से फ्रंट फुट पर आकर लड़ने के लिए आगे रहती थी, एक वहां पर गठबंधन तो था, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या नीतीश कुमार को जरूरी था वहां भेजना? वो अपने मन से गए हैं या फिर कुछ राजनीतिक समीकरण उठता नजर आ रहा है? हमें ये जानना है, दर्शकों को भी ये जानना है, क्योंकि मुख्यमंत्री दूसरा अभी तक वहां नहीं बन पा रहा है, इसके लिए भी चर्चाएं तेज है। देखिए प्रगति जी, हम इसी पर आना चाहते हैं। सब लोगों ने पहले से, हम लोग 2-4 साल पहले से कह रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने बेटे निशांत बाबू को लाइए, आप पॉलिटिक्स में सक्रिय रूप से लाइए। लेकिन मुख्यमंत्री जी हमेशा से आप देखी होंगे कि परिवारवाद को कभी बढ़ावा नहीं, परिवारवाद हुआ या भ्रष्टाचार पर उन्होंने कभी नहीं समझौता किया। बीच में 1-2 बार जरूर गठबंधन बदले, महागठबंधन के साथ में सरकार बनी, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी ने इस पर कभी टॉलरेट नहीं किया। लेकिन हम यही कहना चाहते हैं, देखिए मुख्यमंत्री जी, आप जानती हैं कि मुख्यमंत्री जी 20 वर्षों से 21 वर्षों से बिहार को चला रहे हैं।
लेकिन आप एक उम्र भी होता है, एक पड़ाव भी आता है। मतलब आप मान रहे हैं कि मुख्यमंत्री उम्र जी और ये पड़ाव अब आ गया था उनका कि अब ये कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। मैं फिर से आऊंगी आपके पास, मैं आऊंगी धीरज जी आपके पास। मैं संदीप जी का रुख कर लेती हूँ। संदीप जी देखिए, जिस तरीके से धीरज जी चर्चा कर रहे हैं, ये समझ में आ रहा है कि जेडीयू के लोगों में थोड़ी बहुत नाराजगी तो अभी भी बाकी है, क्योंकि नीतीश कुमार जा रहे हैं दिल्ली। लेकिन दूसरा फैक्टर ये उठता नजर आ रहा है कि क्या अब हम ये समझ लें कि बिग बॉस की भूमिका में बीजेपी अब पूरी तरीके से आ चुकी है बिहार में, क्योंकि अब नीतीश कुमार भी दिल्ली चले गए हैं, जिनको हमेशा ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, अब वो दिल्ली जाते नजर आ रहे हैं। तो अब बिग बॉस की भूमिका में बीजेपी आ गई है। हालांकि आना तो चाह रही थी फ्रंट फुट पर, लेकिन अब पूरी तरीके से आ चुकी है। देखिए प्रगति जी, ऐसा है कि हम लोग संदीप जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं रुक करूंगी आपका। यही सवाल मेरा आपसे रहेगा धीरज जी। माननीय मंत्री जी नितिन, मैं आपसे फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। संदीप जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही। धीरज जी यही सवाल मेरा आपसे रहेगा, सीधा सवाल, कि क्या अब हम ये मान ले कि नीतीश युग का अंत हो चुका है और बिग बॉस की भूमिका में बीजेपी आ चुकी है बिहार में, क्योंकि अब मुख्यमंत्री का ऐलान होगा और ये साफ हो चुका है कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बनेगा? बिल्कुल नहीं। एक बात हम प्रगति जी आपसे कह देना चाहते हैं कि आप देखिए होंगे कि हमारे पार्टी के ललन बाबू हुए, या हमारे पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा जी हैं, या तमाम, देखिए बिहार में को नया एक मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है, इसमें कहीं संदेह नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी कब इस्तीफा करेंगे ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है। इस पर हम लोग बहुत सारे लोग मना चुके हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि देखिए जिसको बिहार चलाना है चलाए, हमारा पूरा आशीर्वाद रहेगा। लेकिन हम बात बता देना चाहते हैं, बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा कि जेडीयू का होगा या और कोई दल से होगा, इस पर अभी कोई डिसीजन नहीं हुआ है और किसी नेता ने स्पष्ट रूप से नहीं कहा है। हम बार बार आपसे कहना चाहते हैं, ठीक है संख्या में बीजेपी कुछ सीटें हम लोगों से ज्यादा है, लेकिन ये हम लोग का आंतरिक मामला, चूंकि यहाँ पर एनडीए के कार्यकर्ता बनकर हम लोगों ने जब 2025 का जो चुनाव हो रहा था उसमें बोला गया था कि ना कोई बीजेपी है, ना कोई जदयू है, ना कोई आरएलएम है, ना कोई लोजपा है, ना कोई हम है। हम लोग सभी एनडीए के साथी बनकर काम किए और जिसका प्रतिफल है कि बिहार ने इतना बढ़िया मैंडेट दिया, पर पुनः माननीय नीतीश कुमार जी को बैठाने का काम किया। देखिए मुख्यमंत्री जी कुर्सी छोड़ रहे हैं तो काफी कार्यकर्ताओं और नेताओं में आक्रोश है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। चूंकि उन्होंने ये डिसीजन लिया और लोग कहते थे कि 2 साल रहेंगे, 3 साल रहेंगे, लेकिन ये चुनाव खत्म होने के बाद नया सरकार जब गठन हुआ 3 महीने के अंदर उन्होंने छोड़ने का फैसला ले लिया, तो थोड़ा आश्चर्यजनक, ये समझ से बाहर वाली बात थी। लेकिन जब माननीय मुख्यमंत्री से जब हम लोग मिले उस समय क्लियर हो गया कि मुख्यमंत्री जी अपने स्वेच्छा से राज्यसभा जाने के लिए राजी हुए हैं। तो इस पर तो उन्हीं का डिसीजन है और अंतिम विराम तो जब वो इस्तीफा देंगे तभी लगेगा। लेकिन हम ये कह देना चाहते हैं कि कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा प्रगति जी, तो माननीय नीतीश कुमार जी के ही द्वारा चुना जाएगा और जो नवगठित सरकार होगी जो 25 से 30 वाली माननीय नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में ही चलेगी। बिल्कुल, यही हम सवाल कर लेते हैं संदीप जी से। संदीप जी, क्योंकि कह रहे हैं धीरज जी कि कोई भी मुख्यमंत्री होगा वो नीतीश कुमार की सहमति से बनेगा, मतलब अगर मुख्यमंत्री आपकी पार्टी से भी निकलकर सामने आता है, हालांकि अभी ये मानने को तैयार नहीं है कि कौन सी पार्टी से मुख्यमंत्री बनने वाला है, आपको क्या लगता है अगर मुख्यमंत्री आपकी पार्टी से आएगा फिर भी पीछे से नीतीश कुमार का इशारा हमेशा आता रहेगा? देखिए नीतीश कुमार जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं 20 वर्षों से, और उनका जो भी निर्णय होगा वो सब लोग मिलजुल करके बैठ करके बात करने के बाद जो निर्णय होगा उनका भी बात को सर्वमान्य माना जाएगा, ऐसी बात नहीं है। वो हमारे नेता वो भी हैं और बीजेपी हमारे प्रमुख नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी हैं, सब लोग मिलजुल करके आपस में एक बना लिया जाएगा, उसमें कोई कहीं पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन कौन होगा मुख्यमंत्री, यही तो बड़ा सवाल है संदीप जी। इस पर कोई सस्पेंस जो बरकरार है इसे खत्म करने की आप कोशिश करेंगे? क्योंकि देखिए चर्चाओं का बाजार गर्म है, बहुत से नाम सामने आ रहे हैं, थोड़ा बहुत आप भी इशारा कर दीजिए कौन मुख्यमंत्री होगा। हम क्योंकि सस्पेंस पर अब पर्दा जो लगा हुआ है उसे हटाना भी चाहते हैं।
देखिए प्रगति जी, ऐसा है कि बीजेपी जो पार्टी है वो है संगठन की पार्टी, और संगठन की पार्टी में जो भी डिसीजन होता है ऊपर बैठे हुए बड़े नेता लोग लेते हैं। दिल्ली में जो बैठे हुए नेता हमारे वरिष्ठ नेता लोग हैं, और घोषणा होने के 1 लाख पहले तक जिनको घोषणा होता है उनको नहीं पता होता है कि वो कुछ बनने वाले हैं। और कोई कार्यकर्ता, बूथ लेवल का कार्यकर्ता भी उठ करके राष्ट्रीय अध्यक्ष तक की कुर्सी पे जा सकते हैं। बीजेपी का ऐसा डिसीजन मेकर लोग बैठे हुए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अभी मुख्यमंत्री का चेहरा किसे बनाया जाएगा, ये तो अभी तय नहीं हुआ है। जब तय होगा तो आपके माध्यम से जनता को भी बता दिया जाएगा और आपको भी बता दिया जाएगा। मतलब गठबंधन में भी तय नहीं हुआ है कि कौन सी पार्टी से बनने वाला है, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए वो तो गठबंधन में तो तय है ही, ऐसे आपस में बैठ करके बात होने की बात है। अभी तो जब होगा तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए। नहीं तो मतलब क्योंकि आप कह रहे हैं गठबंधन में तय हो चुका है जी संदीप जी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि गठबंधन में तय हो चुका है कि कौन सी पार्टी से होने वाला है। इधर धीरज जी कह रहे हैं कि अगर कोई भी पार्टी से हो सकता है, ये अभी बातचीत नहीं हुई है, जरूरी नहीं है कि बीजेपी से हो। तो मतलब यहाँ दर्शक क्या समझे या हम क्या समझे कि क्या कुछ चल रहा है बिहार एनडीए में? सहमति बनती नजर आ रही है या नहीं? देखिए सहमति तो तरह से बनी हुई है। अब रही बात मुख्यमंत्री के चेहरा का, तो ये तो हमारे वरिष्ठ नेता जो बैठे हैं दिल्ली में और यहाँ जो बिहार में हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, तो मिल करके जब डिसीजन लेंगे तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा। तो एक तरीके से मतलब कि अभी डिसीजन होना बाकी है। ठीक है धीरज जी, मैं आप ही के पास आऊंगी फिर से, क्योंकि जेडीयू का लगातार जिक्र होता नजर आ रहा है। और अगर हम देखें तो पिछले कई समय से जेडीयू का राज हमने देखा बिहार में, और एक बेहतरीन तरीके से नीतीश कुमार सत्ता में काबिज भी रहते नजर आए। कुर्सी अगर हम कहें तो कुर्सी बदली भी तमाम जगहों पर, लेकिन नीतीश कुमार की कुर्सी बदलती नजर नहीं आई। 20 साल एक लंबा समय होता है बिहार को देने के पीछे, और बिहार की जनता भी इस बार कई मुद्दों में, जैसा आपने भी जिक्र किया, हम बार बार ये कह रहे थे कि 2025 फिर से नीतीश। तो बिहार की जनता को क्या संदेश देना चाहती है एनडीए? किस तरीके से ये बदलाव होता नजर आ रहा है? क्योंकि नीतीश कुमार का अचानक से इतना बड़ा डिसीजन लेना अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़ा करता है। और क्योंकि अभी संदीप जी भी ये कहते नजर आ रहे हैं कि सहमति बन चुकी है, अंदरूनी चीजें होती नजर आ रही है, बस उसे आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं किया गया है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। इस बात से हम भी एग्री हैं, चूंकि एनडीए के जो भी मुख्य रूप से जो भाजपा और जो जदयू के शीर्ष के नेता हैं वो मिल बैठकर तय कर लेंगे, और बहुत जल्दी, बहुत बड़ी बात नहीं है। माननीय नीतीश कुमार जी जब राज्यसभा के लिए ओथ लेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री पद को अगर त्याग करते हैं तो ये बहुत बड़ा विषय नहीं है, क्योंकि एनडीए में बहुत इंटैक्ट है, सभी लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं। आप देखिए होंगे कि 2005 के बाद माननीय नीतीश कुमार जी ने जब बिहार की सत्ता संभाली, उसके बाद आप देखी होंगे मुख्य रूप से महिलाओं के लिए जो काम किया गया, महिलाओं के लिए हर एक क्षेत्रों में 35% आरक्षण का काम किया गया। पंचायती राज चुनावों में आपको 50%, नगर निकाय चुनाव में 50%, पुलिस बलों में 35% किया गया है आरक्षण देकर, क्योंकि महिलाओं को सशक्त बनाना है, ये सरकार का रहा है। आप देखिए होंगे कि जो माननीय नीतीश कुमार जी ने दलित, महादलित, अति पिछड़ा, यहाँ तक कि स्वर्ण समाज लोगों के लिए, यहाँ तक कि आपको अल्पसंख्यक भाई लोगों के लिए, जो हिंदू मुसलमान के नाम पर जो झगड़े हुआ करते थे, चरदीवारी, आप देखे होंगे कि कब्रिस्तानों की चरदीवारी करके, घेराबंदी करके, उसको भी माननीय नीतीश कुमार जी ने अलग करके सबको ठीक करने का काम किया है। आप देखे होंगे कि चाहे हो बिजली हो, सड़क हो, स्वास्थ्य सुविधाएं हो, इसको सशक्त बनाने के लिए काम किया गया। विशेष रूप से आप देखी होंगे कि उस समय शिक्षा का बिहार में क्या स्थिति था। 2005 के पहले जो लोगों ने बिहार में शासन किया, तो केवल बिहार का जो प्रशासन जो था केवल डकैती के लिए, गुंडई के लिए, अपहरण के लिए जाना जाता था। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी ने जब 2005 के बाद सत्ता संभाली तो सुशासन का राज स्थापित किया। आज देश दुनिया में बिहार का नाम अदब से लिया जाता है। बिहार हमारा जाना जाता था कि महात्मा बुद्ध की धरती है, महावीर की धरती है। पॉलिटिकल रूप से आइएगा तो देखिएगा जेपी की धरती है,
कर्पूरी ठाकुर जी की धरती है। लेकिन तो माननीय नीतीश कुमार के योगदान को ही तो याद कर रहा है ना बिहार। मैं फिर से आऊंगी आपके पास, लेकिन हमारे साथ और भी मेहमान हमारे जुड़ गए हैं। कांग्रेस से अशीत नाथ तिवारी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है अशीत जी आपका। और साथ ही साथ रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ कुंदन कृतज्ञ जी भी जुड़े हुए। कुंदन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी बातचीत में जुड़ने के लिए। अशीत जी सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूंगी, क्योंकि देखिए हमने बीजेपी का पक्ष जान लिया, हमने जेडीयू का पक्ष भी जान लिया। दोनों पार्टियां बोलने को तैयार नहीं है। साफ तौर पर हम बता रहे हैं कश्मकश की स्थिति बनती नजर आ रही है। अपने अपने नेताओं को मुख्यमंत्री के चेहरे पर देखना चाह रही है, लेकिन बोलने को तैयार नहीं है। आप कैसे देख रहे हैं ये बदलाव? नीतीश कुमार ने कुर्सी छोड़ दी है, जो कि कुर्सी पर हमेशा काबिज रहते थे। आज वो कुर्सी छोड़कर जाने को तैयार हो गए हैं दिल्ली। और सबसे बड़ी चीज अगर हम देखें तो उसके बाद बीजेपी फ्रंट फुट पर आती नजर आ रही है। जिन नामों की चर्चा है वो बीजेपी की ही पार्टी से चर्चा है मुख्यमंत्री की रेस में। ये बदलाव कांग्रेस या विपक्ष कैसे देखता है? इसमें दो अलग अलग बातें मैं देख पा रहा हूं जी। एक, जो इतना बड़ा परिवर्तन होता है उसमें सब कुछ पहले से तय होता है। मुझे लगता है कि एनडीए ने पहले ही ये तय कर लिया होगा कि किनको मुख्यमंत्री बनाना है। उसके बाद नीतीश जी सहमत हुए होंगे मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने को। हालांकि अभी उन्होंने कुर्सी छोड़ी नहीं है। जदयू के नेता कुछ लोग कह रहे हैं अभी 6 महीने रहेंगे, लेकिन लगता नहीं है कि नीतीश जी, अब तक जो नीतीश जी का राजनीतिक जीवन रहा है उसे देख के ये नहीं लगता कि अब नीतीश जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने को बहुत समय तक राजी होंगे। जब एमएलसी की कुर्सी छोड़ दी, पद छोड़ दिया, तो वो स्वतः छोड़ देंगे मुख्यमंत्री की कुर्सी। लेकिन जब ये तय हुआ होगा कि नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, उसी समय एनडीए ने ये तय कर लिया होगा कि किसे मुख्यमंत्री बनाना है। सब कुछ तय करने के बाद ही ये कदम लिया होगा नीतीश कुमार जी ने। हाँ ठीक है, कोई इन लोगों की अपनी रणनीति रही होगी कि कब खुलासा करना है, कब किसी नाम का ऐलान करना है, तो उस हिसाब से ये लोग उसका खुलासा करेंगे या नाम का ऐलान करेंगे। राजनीतिक दलों की अपनी रणनीति होती है, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन बिहार के साथ हम इसलिए कह रहे हैं कि छल हुआ। हाँ। जब आप चुनावी मैदान में आए तो आपने नारा दिया कि भाई 25 से 30 फिर से नीतीश जी। और जैसे ही आया 26 फिनिश हो गए नीतीश। तो ये बिहार की जनता के साथ धोखा हुआ। दूसरी बात कि जब आप नीतीश को रिप्लेस कर रहे हैं तो आपकी गुप्त बैठकों में जो कुछ भी हुआ है, बिहार की जनता ने आपको जनादेश दिया है ना, वो जनता के बीच आ जाना चाहिए था। ये तय हो जाना चाहिए था, आपको ये बताना चाहिए कि आप किसे सीएम बना रहे हैं। और तब नीतीश जी का एमएलसी पद से इस्तीफा होता तो जनता ज्यादा खुश होती और ये कंफ्यूजन की स्थिति नहीं होती, इस तरह की डिबेट नहीं होती, लोग सोचने को मजबूर नहीं होते। तो राजनीतिक सूचिता भी यही कहती है कि इन लोगों को देर हो गई है, लेकिन कम से कम अभी भी आके कह देना चाहिए कि भाई फला जी को मुख्यमंत्री बनाने पर सहमति बनी, इसलिए नीतीश जी मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ रहे हैं। और इन्हें बिहार की जनता से इस बात के लिए माफी बस मांग लेनी चाहिए थी कि जो 25 से 30 फिर से नीतीश हमने कहा था वो हमारा झूठ था। झूठ तो हम सुबह शाम बोलते ही रहते हैं, हमारा सबसे बड़ा नेता ही फेंकू है, तो हमने झूठ बोला तो क्या अपराध किया? बस इतना कह देना है, क्या जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आऊंगी आपके पास। इसी का जवाब ले लेते हैं बीजेपी से, क्योंकि वो लगातार मानने को इस बात को तैयार नहीं है। बस संगठन की मीटिंग को लेकर ही चर्चा करते नजर आ रहे हैं संदीप जी, क्योंकि 25 से 30 नीतीश का नारा हुआ, फिर इतना बड़ा बदलाव कैसे हो गया? क्योंकि नीतीश कुमार कुर्सी इतनी आसानी से नहीं छोड़ते, ये सब जानता है। केवल बिहार ही नहीं, पूरा देश जान रहा है, पूरी जनता जान रही है। पर अगर वो छोड़ चुके हैं तो फिर क्या रीजन है, किस तरीके से, क्या पहले से रणनीति बन चुकी थी पार्टी में, गठबंधन में? क्योंकि ये चर्चा है और कांग्रेस एक बड़ा आरोप लगाती नजर आ रही है और पहले भी बहुत सारे आरोप हैं। देखिए प्रगति जी, ऐसा है कि हमारा बीजेपी जो है और एनडीए गठबंधन, ये नियम कानून से चलने वाली पार्टियां हैं, ठीक है। यहाँ कांग्रेस और राजद के तरह नहीं, जहां कोई नियम कानून नहीं है, जहां कोई संस्कार नहीं है, किसी को भी ले आते हैं। और इनको अभी जनता ने सबक सिखाया है, 25 सीट पे ला करके खड़ा किया है। और ये हम लोग से पूछ रहे हैं कि ठीक है, अगर नीतीश कुमार 25 से 30, नीतीश कुमार किनके गठबंधन में थे? मैं इनसे पूछना चाहता हूं, नीतीश कुमार क्या कांग्रेस के साथ गठबंधन में थे या बीजेपी के साथ गठबंधन में थे? और दोनों दल मिल करके इतना जो सीट निकाले हैं, 79 सीट और 84 सीट, तो क्या गठबंधन वाले सीट निकाले हैं या एनडीए मिल करके सीट निकाले हैं? तो ये कौन सी बात हो गई? नीतीश कुमार जी हमारे सर्व नेता थे और आगे भी रहेंगे। ऐसा थोड़ा है कि नीतीश कुमार जी नहीं रहेंगे।
तो अच्छा इसमें चलिए ठीक इतना है, हम पेट दर्द समझ होने वाली लेते क्या हैं बात कि है? आप नीतीश बात है कुमार जनता के को पास है, देखना चाहते हैं, लेकिन अभी तक तस्वीरें कुछ और ही कहती नजर आ रही हैं। संदीप जी, कुंदन जी, क्योंकि हम लगातार बिहार पर चर्चा करते नजर आए हैं, हर मामलों पर लेकर बातचीत करते नजर आए हैं, और देखिए इतना बड़ा बदलाव हुआ, इतनी आसानी से होना तो तय नहीं था, कुछ ना कुछ तो रणनीति है। और जिस तरीके से अगर हम देखें, आशीष जी ने ये कहा कि नारा दिया गया, उसके बाद तुरंत पलट गए 26 आते आते, बिहार में कैसी स्थिति नजर आ रही है? देखिए प्रगति, मैं 2-3 बात यहाँ पे स्पष्ट कर दूं। तीनों पार्टियों से पैनलिस्ट हैं हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहली बात यह है कि तीनों पार्टियों के नुमाइंदे जो हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, क्या छाती ठोकर एक बात कह सकते हैं कि अगला मुख्यमंत्री बीजेपी से होगा, किसी दूसरी पार्टी से या जेडीयू से नहीं होगा? चीजें उस तरीके से स्मूथ नहीं है। असित तिवारी जी अभी पूछ रहे थे कि किसी आदमी को आगे करके कह देना था, अभी चीजें स्पष्ट ही नहीं है। कोई मुख्यमंत्री के तौर पर स्पष्ट नहीं है। अगर वो प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री के दिमाग में कोई स्पष्ट खाका हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी तक धरातल में किसी भी व्यक्ति के नाम को लेकर स्पष्टता नहीं है। और बीजेपी और जेडीयू के जो भी प्रतिनिधि हैं, छाती ठोकर नहीं कह सकते हैं कि अगला मुख्यमंत्री बीजेपी से ही होगा या जेडीयू से होगा। दूसरी बात प्रगति, ये पूरी कथा पटकथा, मैं बार बार अपने चैनल के दर्शकों को बता रहा हूं कि पूरी कथा पटकथा तब लिखी गई थी जब 2025 के विधानसभा चुनावों का चुनाव प्रचार प्रारंभ हुआ था। तब से ये पूरी कहानी इसमें लिखा गया था। एक नारा भी जिसको असित तिवारी जी ने अभी दोहराया है कि 25 से 30 फिर से नीतीश, यह बिल्कुल सही बात है। 26 आते आते जो कथा पर कथा थी उसको मंच पर अंजाम दे दिया गया। तमाम जो निर्माता निर्देशक है उन्होंने अभिनेताओं को अपने इस संबंध में जो भी निर्देश दिए हो वो तमाम निर्देशों का भली भांति पालन हो रहा है। चीजें उतनी स्पष्ट नहीं है। और जो नाम, जिन नामों पे हम चर्चा कर रहे हैं, वो चाहे सम्राट चौधरी के नाम पर चर्चा हो जाए या नित्यानंद राय के नाम पर चर्चा हो जाए या डॉक्टर धनशीला गुप्ता के नाम पर चर्चा हो जाए, ये इनके बारे में यह कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर नीतीश कुमार ने किन परिस्थितियों में मुख्यमंत्री पद को छोड़ने का मन बनाया है, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल के जवाब देने के लिए किसी भी दल के प्रतिनिधि, खास करके सत्ता पक्ष की अगर बात करिए, तो वो तैयार नहीं है। नीतीश कुमार आखिर जो 20 वर्षों से, चाहे वो राजद के साथ हो या चाहे बीजेपी के साथ हो, वो बार बार मुख्यमंत्री पद पर इस्तीफा देते हैं और फिर शपथ ग्रहण करते हैं। जिस व्यक्ति की यह नियत और नियति रही हो, वह व्यक्ति इतनी आसानी से इस्तीफा देकर, बिल्कुल सही मीम्स चल रहे हैं सोशल मीडिया पर कि डीजीपी से सब इंस्पेक्टर का बहाली का फॉर्म कराया नीतीश जी ने। तो किन परिस्थितियों में हुआ है, मैंने कल भी आपको कहा था प्रगति की कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही व्यवस्था नहीं होता है। और जो निशाना बीजेपी ने लगा कर रखा है, शायद वो निशाने पर यहाँ पर पृथ्वीराज राठौर चंद्रप्रभाई ने जो लिखा था ना कि 4 बांस 24 गज अंगुल अस्त्र प्रमाण, ताकों पे सुल्तान है मत चुके चौहान। तो नीतीश कुमार को यहाँ पर बिल्कुल सटीक निशाना लगा है एनडीए की तरफ से। और देखना अहम यह होगा कि जो भी नाम चर्चा में है वह नाम कितना सफलीभूत होते हैं मुख्यमंत्री पद तक पहुंच पाने में। प्रगति, लेकिन कुंदन जी, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि नामों की चर्चा बहुत ज्यादा तेज है राजनीतिक गलियारों में, लेकिन ना बीजेपी मानने को तैयार है ना जेडीयू मानने को तैयार है। बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सहमति बन चुकी है, अंदरूनी तौर पर, आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं हुआ है। और जेडीयू से हमने जब धीरज जी से भी सवाल जानने की कोशिश की तो उनका ये कहना है कि किसी भी पार्टी से मुख्यमंत्री हो सकता है। लेकिन आप देखिए चर्चा किस नामों की है, जो बीजेपी से है उनकी चर्चा है, पर मानने को तैयार नहीं है पार्टियां। लेकिन इस बात का भी जिक्र है, जैसे आपने मजबूरियों का जिक्र किया, तो हम वो भी मजबूरी जानना चाहेंगे, क्या मजबूरी रही जिस वजह से नीतीश कुमार ने ये कदम उठाया है। कुंदन जी, हमारे इस कार्यक्रम के पैनल पर संदीप ठाकुर जी हैं और धीरज जी हैं। दोनों लोग अगर एक बात का, एक सवाल का जवाब दे दे तो मैं असित जी के साथ उनकी भी इसमें सहमति चाहूंगा। एक सवाल है, नीतीश जी किस तारीख को इस्तीफा देंगे? तमाम चीजें तय हो गई हैं। अगर सब कुछ आपसी सहमति से हो रहा है तो ये दोनों सज्जन बता दें कि किस तारीख को नीतीश जी इस्तीफा देंगे या किस तारीख को बिहार का अगला मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण लेगा। ये दोनों में से किसी एक सवाल का, एनी वन, जबकि मैं प्रगति जी एक सवाल का जवाब दे दे तब मैं यह मान लूंगा कि तमाम चीजें है। और ये तमाम चीजों की स्पष्टता के बावजूद दोनों दलों के बीच में सब कुछ क्लियर है। इसके अलावा 2 दल और हैं,
एक जीतन राम मांझी है और एक उपेंद्र कुशवाहा है, चिराग पासवान है। इन 3 लोगों की सहमति भी क्या जरूरी नहीं है? इन दोनों के बीच की सहमति को लेकर क्या तमाम स्थितियां स्पष्ट नहीं है? व्हाइट कलर के मकान में 3 कलर कुछ क्लियर नहीं है प्रगति जी, कुछ भी स्पष्ट नहीं है। कितने तारीख को इस्तीफा होगा, कितने तारीख को शपथ ग्रहण होगा, है कि मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार अब बिहार में नहीं रहे। बिल्कुल, तो यही जानना चाहेंगे धीरज जी, क्योंकि क्या मजबूरियां रही, और दूसरी चीज हुई, कुंदन जी ने ये सवाल कर लिया कि तारीख ही बता दीजिए कब हो सकता है, क्योंकि बैठक मीटिंग का जिक्र तो आप कर रहे हैं, लेकिन ना नाम बताने की जद्दोजहद है, ना तारीख बताने की जद्दोजहद है। पहले मजबूरी की बात करेंगे कि क्या मजबूरी रही, दूसरी क्या निर्णय हुआ बैठक का, जो आप जिक्र करते नजर आ रहे हैं बैठक को लेकर, किस तरीके से तस्वीरें हम समझे? देखिए प्रगति जी, हमने पहले भी कहा कि माननीय नीतीश कुमार जी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि दाहिने हाथ से काम करते हैं तो बाएं हाथ को पता नहीं चलता है। यही आज दिन है कि माननीय नीतीश कुमार जी आज 20-21 वर्षों से सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। और देखिए, रणनीति पर काम होता है। माननीय नीतीश कुमार जी ने हमेशा से काम किए हैं और उनको विकास की प्राथमिकता रही है। और कहना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी कब इस्तीफा देंगे। हमने पहले भी कहा कि माननीय नीतीश कुमार जी पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। माननीय नीतीश कुमार जी जब चाहें तब इस्तीफा देंगे, उनका ये व्यक्तिगत डिसीजन है। क्योंकि हम लोगों ने आग्रह करके देख लिया, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने, हम विधानमंडल के नेताओं ने, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों ने, सबने रिक्वेस्ट कर लिया, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी अंततः नहीं माने। और उसके बाद हम लोगों ने आग्रह किया कि ठीक है सर, जाइए आप राज्यसभा, लेकिन अपने पुत्र को दे दीजिए हम लोगों को, क्योंकि पार्टी को चलाने के लिए कोई तो व्यक्ति होना चाहिए, कोई तो सर्वमान्य चेहरा होना चाहिए। जो हमारा लोग उस समीकरण कहा जाता है, जो दलित, महादलित, अति पिछड़ा या अल्पसंख्यक के लोग जो आशा भरी निगाहों से देखते हैं। देखिए धीरज जी, जैसे कि आपने ये जिक्र किया कि नीतीश कुमार के सामने समक्ष गए जेडीयू के तमाम कार्यकर्ता और ये कहते नजर आए कि अब पार्टी को कोई तो चाहिए जो नेतृत्व करे, तो क्या पहले से कोई राजनीतिक तैयारी नहीं है जेडीयू की कि नीतीश कुमार के बाद कौन होगा? क्योंकि नीतीश कुमार तो अब दिल्ली जा रहे हैं, ये तय हो चुका है, तो क्या अब कोई और नहीं है जो कि नेतृत्व वहां से संभालेगा? क्या पहले से जेडीयू की कोई राजनीतिक तैयारी नहीं है, ये हम मान ले? नहीं, क्योंकि आप जानती हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी हमेशा से परिवारवाद के खिलाफ रहे हैं। लेकिन परिवारवाद का मतलब ये नहीं होता है पुत्र, परिवारवाद का मतलब होता है पति, पत्नी, पुत्र, फिर छोटा पुत्र, बड़ा पुत्र, पतोहू, ये होता है परिवारवाद। परिवारवाद का मतलब ये नहीं होता है कि पिताजी के जाने के बाद अगर उस विरासत को संभाल रहे हैं तो इसको परिवारवाद नहीं कर सकते हैं। और एक बात कहना चाहते हैं, और आप देखी होंगे कि जो लोग अपने पुत्र को लाए हैं स्वेच्छा से लाए हैं। माननीय नीतीश कुमार जी के ऊपर कार्यकर्ताओं और नेताओं का दबाव था, इसके चलते तब उन्होंने सहमति दी है कि पुत्र को ठीक है लाइए। निशांत बाबू प्रतिदिन काम कर रहे हैं और पूरी पार्टी, मतलब जेडीयू निशांत कुमार को चाह रही है कि निशांत कुमार राजनीति में आए, और थोड़ा बहुत मुख्यमंत्री की ओर इशारा करते भी आप दिखाई दे रहे हैं। मैं आऊंगी आपके पास। कुंदन जी, देखिए धीरज जी की बातों से ये समझ में तो आ रहा है कि जेडीयू नाराज तो है कि नीतीश कुमार जा रहे हैं, और थोड़ी बहुत खटपट है एनडीए गठबंधन में, बातों से ये समझ में आ गया शुरू से लेकर अभी तक। लेकिन अब देखिए, क्योंकि निशांत कुमार का जिक्र कर रहे हैं, तो क्या जिस तरीके से ये सहमति जताते नजर आ रहे हैं कि नहीं आप मुख्यमंत्री बना लीजिए, किसी को भी मुख्यमंत्री बना लीजिए, क्या लगता है मजबूरियां हैं या फिर डिसीजन पक्का है इनका पहले से? देखिए, मैं जीवन की हकीकत से गुजरिश कराता हूँ, और हमारे दोनों फिटनेस भी इस तरह से होंगे। जब आप गाड़ी चलाते हैं ना, तो गाड़ी चलाने में जब गियर बदलने की नौबत आती है तो पहले क्लच दबाना पड़ता है। नीतीश कुमार का राजनीतिक करियर कुछ उसी, बीजेपी ने कुछ ऐसा क्लच दबाया है कि अब वो जिस गियर में चाह रहे हैं उस गियर में नीतीश कुमार का राजनीतिक करियर बढ़ रहा है जी। 5 तारीख को जब राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन करना था, 4 तारीख की देर शाम में नीतीश कुमार और भाजपा के आला कमान में अनबन हो गई थी। काफी मान मनोबल के बाद, काफी आप कह सकते हैं नीतीश कुमार को काफी समझाने बुझाने के बाद 5 तारीख की सुबह में उन्होंने राज्यसभा का नॉमिनेशन पेपर दाखिल किया है। क्या वजह थी, क्या बात थी, जो आखिरी समय में भी नीतीश कुमार नहीं तैयार हो रहे थे? तो कुछ ऐसी परिस्थितियां थी
जो बिहार की जो जनता है या बिहार के जो राजनीतिक पंडित है वो भली भांति समझ रहे हैं कि किन मजबूरियों की वजह से नीतीश कुमार ये तमाम जो उनके साथ घटनाएं घट रही हैं और बीजेपी जिस तरीके से चाह रही है उस तरीके से नीतीश कुमार के करियर को मोड़ के लेके जा रही है। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि 16 तारीख को जब पांचों राज्यसभा सांसदों के निर्वाचन की घोषणा हो गई, आधिकारिक रूप से तमाम उन्हें सर्टिफिकेट दे दिए गए कि तो यह बात भी तय हो गया कि नीतीश कुमार या तो राज्यसभा जाएंगे या विधान परिषद के सदस्य रहेंगे। जब तमाम चीजें बिल्कुल मंच पर थी तो फिर इस्तीफा देने में इतना वक्त क्यों लग गया? जो 14 दिन का डेडलॉक होता है कि आपको इस्तीफा दोनों में से किसी एक सदस्य या तो विधान परिषद से या राज्यसभा से दोनों में से किसी एक जगह से आपको इस्तीफा देना है। अगर आप विधान परिषद से इस्तीफा नहीं देंगे तो राज्यसभा की सदस्यता आपकी स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो 14वें दिन बिल्कुल आखिरी मौके पर नीतीश कुमार ने विधान परिषद से इस्तीफा क्यों दिया, वो भी खुद नहीं जाकर अपने बिल्कुल निकटतम उनके साथी रहे हैं विधान परिषद के संजय गांधी, उनके जरिए अपना इस्तीफा पत्र भेजा है जी। तो चीजें जो है वो उतनी स्पष्ट नहीं है जितनी स्पष्ट बीजेपी या जदयू या एलजेपी या हम या आरएलएम के लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रगति कतई उतनी स्पष्टता नहीं है। चीजें बहुत ही अब जैसे सम्राट चौधरी के बार बार अपनी समृद्धि यात्रा में सम्राट चौधरी के पीठ पर जब बार बार हाथ रखते उन्होंने कहना शुरू किया कि इन्हें आशीर्वाद दीजिए, इन्हें आशीर्वाद दीजिए, बीजेपी की तरफ से उनको समझाया गया कि इस तरीके की घटनाओं को सार्वजनिक मंच से ना करें। तो फिर देखें वो विजय सिन्हा और विजय चौधरी के कंधे पर हाथ रख के उनके लिए आशीर्वाद मांगने लगे। तो चीजें बिल्कुल कतई उतनी स्पष्ट नहीं है। असित तिवारी जी से मैं एक सवाल लेना चाहूंगा। असित तिवारी जी, आप बताएं, घटनाक्रम में आपके ऊपर परिवारवाद का आरोप लगता रहा है, नीतीश जी के पुत्र के राजनीति में एंट्री को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? का आरोप लगाने वाली कोई भी पार्टी परिवारवाद से वंचित तो नहीं बची। इस देश ने देखा कि जैसे जब आप चुनाव ही नहीं जीत रहे थे तो आप अपने बाल बच्चों को कहां से जीताते, लेकिन जब आप जीतने लगे तो आपने अपने बाल बच्चों को भी जिताया। भारतीय जनता पार्टी में 20 नेता मिल जाएंगे जिनके पोते तक अब सांसद और मंत्री हैं, खुद रहे बेटा रहा, पोता भी हो गया। तो परिवारवाद से वंचित तो कोई राजनीतिक दल भारत में नहीं है। मैं सिर्फ भाजपा की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई वंचित नहीं है। ये एकदम फर्जी आरोप है। परिवारवाद आप राजनीति में इसलिए नहीं कर सकते कि मैं अगर किसी पार्टी का अध्यक्ष हूं, मैं अपने बेटे को टिकट दे सकता हूं, वोट नहीं दे सकता। वोट जनता देती है और जनता जिसे चुन के भेज दे वो लोकतंत्र में वही जनप्रतिनिधि है। वो चाहे किसी का भी बेटा हो, तो जनता के वोट से लोग चुन के जाते हैं। तो एक तो ये आरोप, हम ये आरोप उन पर लगाते भी नहीं कतई। अगर निशांत जी राजनीति में आ रहे हैं तो हमने कभी परिवारवाद की बात की भी नहीं। ठीक है, युवा है, आपसे आए तो अच्छी बात है। मैं आपसे कुंदन कृतज्ञ जी एक बात समझना चाहूंगा। पिछले 10 दिन पहले तमाम अखबार उठाइए और किसी भी न्यूज चैनल का स्क्रीन यूट्यूब पर जाके खोज लीजिए, जदयू के तमाम बड़े नेता लगातार बयानबाजी कर रहे थे। उनके लगातार बयान आ रहे थे राजनीतिक घटनाक्रम पर। अचानक 10 दिनों में ऐसी चुप्पी क्यों छा गई है? जदयू का कोई नेता अब नहीं बोल रहा है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। जदयू का कोई नेता नहीं बोल रहा है कि सरकार का स्वरूप क्या होगा। जदयू का कोई नेता ये नहीं कर रहा है कि नीतीश कुमार की मर्जी से ही कोई मुख्यमंत्री होगा। जदयू में सन्नाटा क्यों है? जदयू का सन्नाटा बता रहा है कि जदयू के भीतर बहुत कुछ हो रहा है। तूफान के पहले की शांति है। या तो जदयू टूट चुका है, अंदर ही अंदर पूरी तरह से टूट चुका है, बिखर चुका है, या फिर जदयू को एहसास हो चुका है कि किसी एक ने भी चू करने की हिम्मत की तो ईडी सिर्फ कांग्रेस और शिवसेना के लिए नहीं है, ईडी जदयू के लिए भी है। कुंदन जी, देखिए अजीत जी, आपने जो बात कही है उस बात को मैं थोड़ा सा डिविएट करके बता रहा हूं। जदयू में सबसे पहले तो आप एक घटनाक्रम याद कर लें कि दोपहर में अनंत सिंह जाते हैं नीतीश कुमार से मिलने और निकलकर वो बाहर थोड़ा सा इरिटेटेड, थोड़ा सा एजिटेटेड मूड में पत्रकारों से कहते हैं कि मैंने उनको समझाने की कोशिश की, नहीं माने तो अब हम क्या करें। उसके बाद देर शाम में जदयू के वरिष्ठ नेताओं की एक पूरी टीम जाती है। नीतीश कुमार से क्या बातचीत होती है ये तो बंद कमरे की बातचीत है, लेकिन जो बाहर बात निकल कर आती है कि नीतीश कुमार को उन लोगों ने समझाने की कोशिश की है। लेकिन मैं बार बार एक चीज कह रहा हूं असित जी
कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। नीतीश कुमार यूं ही मुख्यमंत्री की कुर्सी से 2030 के पहले अगर इस्तीफा दे रहे हैं, 2025 के अक्टूबर महीने में शपथ लेने के बाद अगर वो मार्च महीने में या कह लें अप्रैल, अब आ चुका है, अप्रैल महीने में इस्तीफा दे रहे हैं, तो चीजें उतनी सामान्य नहीं है। कोई भी पार्टी कार्यकर्ताओं से बनती है, कार्यकर्ताओं का कोई ओपिनियन नहीं लिया गया, ना ही किसी नेता का ओपिनियन लिया गया है। यह सीधी डील बीजेपी के आला कमान के साथ और नीतीश कुमार के साथ हुई है। जेडीयू की ना राष्ट्रीय कार्यकारिणी, ना राज्य परिषद, ना राष्ट्रीय परिषद, किसी व्यक्ति से, किसी परिषद से किसी भी तरीके से औपचारिक सहमति नहीं ली गई है। नीतीश कुमार का यह एक व्यक्तिगत डिसीजन था जिसको उन्होंने पार्टी के ऊपर लादने की कोशिश की है। और दूसरी बात आपको बता दें कि जिस लवकुश के सहारे राजनीति करते आ रहे हैं नीतीश कुमार, कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा है और इसका एक आप कह सकते हैं रिप्रकशन जो है आने वाले चुनाव में जरूर कुंदन जी, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी। तेजस्वी यादव ने भी नीतीश कुमार के इस्तीफे को लेकर चुटकी ली है, थोड़ा वो भी हम दर्शकों को सुना देते हैं कि क्या कुछ कहा है तेजस्वी ने। ये सरकार तो हर जगह फ्लॉप है, और सरकार तो इस वजह से फ्लॉप है कि सबके मन में लड्डू है। नीतीश जी के जाने से जितने भाजपा के लोग अभी टीटीएम में लगे हुए हैं, ताबड़तोड़ तेल मालिश में, सबके मन में लड्डू है कि अब हम बन जाएंगे, हम बन जाएंगे, हम बन जाएंगे। लेकिन सच्चाई तो यही है कि किसी के नाम पे जनता ने मोहर नहीं लगाई और न लगाएगी भी आगे। तो कुंदन जी, एक तरीके से देखा जाए तो तेजस्वी यादव ने ये बोल दिया है कि लड्डू तो सबके हाथ में है, लेकिन जो जनता है वो किसी के नाम पे मुहर लगाती नजर नहीं आ रही है। कुंदन जी, मेरा एक सवाल अनुत्तरित रह गया। सवाल ये था कि जदयू में सन्नाटा क्यों? पिछले 10 दिनों से जो चुप्पी छाई है, इसका मतलब क्या है? देखिए आशीष जी, जो सवाल आप जानने की कोशिश कर रहे हैं, इस सवाल का जवाब नीतीश कुमार के अलावा कोई शख्स देने की कैपेसिटी में नहीं है। ये नीतीश कुमार ही बेहतर बता सकते हैं कि पिछले 10 दिनों से जो सन्नाटा छाया हुआ है, जो शांति छाई हुई है, उसकी वजह क्या है। क्योंकि समृद्धि यात्रा के दौरान अलग अलग लोगों को मंच पर खड़ा करके जो जनता से आशीर्वाद दिलाने की कोशिश की है नीतीश कुमार ने। मैं लौटता हूं तेजस्वी यादव के उस बयान की तरफ। देखिए, अगर जदयू के लोगों का दिल टूटा है, क्योंकि नीतीश कुमार, यह जग जाहिर है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, और शायद जो अंडरस्टैंडिंग है एनडीए के अंदर, उसमें यह माना जा रहा है, मानकर चल रहे हैं, हालांकि राजनीति में नथिंग इज इम्पॉसिबल, कि अगला सीएम बीजेपी से होगा, तो सबसे अगर दिल टूटा है तो उसमें तेजस्वी यादव का भी दिल टूटा होगा। क्योंकि एक संभावना थी, जब तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, एक संभावना थी कि शायद किसी दिन, किसी समय, किसी वक्त नीतीश कुमार का मन बदले और मन बदलकर वह आरजेडी के साथ आकर सरकार बना ले। तो अब चूंकि अब भाजपा के नुमाइंदे होंगे मुख्यमंत्री की कुर्सी पे, तो ऐसी कोई संभावना 2030 तक दिखाई नहीं दे रही होगी। तो कह सकते हैं कि अब अभी जो स्थिति है, उस स्थिति में बीजेपी के दोनों हाथों में लड्डू है, जदयू का दिल टूटा हुआ है और तेजस्वी जो है लुटे पिटे बैठे हैं। तो आशीष जी, क्या कहेंगे इस बात पे? क्योंकि तेजस्वी यादव ने तो कह दिया कि सबके हाथों में लड्डू है, लेकिन जनता किसी के हाथों में लड्डू देना नहीं चाहती है, जबरदस्ती ले रहे हैं लोग। किनसे सवाल है आपका? जी आशीष जी, आप ही से। नहीं, देखिए, लड्डू किसी के हाथ में फिलहाल नहीं है। उसी लड्डू की लड़ाई अभी एनडीए पे चल रही है। लड्डू है जरूर, वो बस किसके हाथ में जाए, इसकी झपटमारी वहां चल रही है कि झपट के उस लड्डू को ले लेना है। जदयू का एक खेमा, धीरज जी यहाँ बैठे हुए हैं, जदयू का एक खेमा अभी भी चाहता है कि नीतीश जी ही मुख्यमंत्री बने रहे। उसके कई सारे कारण हैं। भाजपा के हाथ में एक बार सत्ता जब चली जाएगी तो फिर जदयू का क्या होगा, ये जदयू के समर्पित कार्यकर्ताओं को इसकी चिंता है। जदयू कार्यकर्ताओं की पार्टी है, उन्हें मालूम है कि एक बार सत्ता अगर भाजपा के हाथ पास चली गई तो फिर जदयू का क्या हश्र होगा, उन्हें मालूम है। तो जिन्हें जदयू से प्यार है, उन्हें तो लग रहा, अब जिन्हें सत्ता से प्यार है कि यार क्या फर्क पड़ता है, जदयू रहे भाजपा रहे, हम सत्ता के साथ रहेंगे। तो जिन्हें सत्ता से प्यार है, उन्हें तो भाई कोई मतलब नहीं होता, ना नेता से ना पार्टी से कुछ फर्क पड़ता नहीं।
लेकिन जिन्हें जदयू या नीतीश जी से प्यार है, तो अभी भी जदयू वालों को ये लग रहा है कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाएगा और मुख्यमंत्री हमारा ही रह जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। भाजपा ने तकरीबन 90% जदयू पर कब्जा कर लिया है। जदयू विलय को तैयार है। मैं आपको बता दे रहा हूं, नीतीश जी के पास, अगर नीतीश जी भाजपा की शर्तों पर नहीं माने तो नीतीश जी के पास 4-5 विधायक बचेंगे, बाकी सारे भाजपा में चले जाएंगे और जदयू का टूटना तय है। इसी का जवाब संदीप जी से ले लेते हैं। आशीष जी, मैं आऊंगी आपके पास। इसी का जवाब संदीप जी से लेते हैं। संदीप जी, एक तरफ तेजस्वी यादव का बयान कि आप चाहे किसी को भी बनाने की कोशिश करिए, जनता तो मुहर नहीं लगाएगी, क्योंकि जनता पहले ही नीतीश कुमार पर मुहर लगा चुकी है। 2025 के विधानसभा चुनाव में हमने देखा। अब दूसरी चीज कि आशीष जी यहाँ कह रहे हैं कि अगर हम देखें तो जेडीयू का एक खेमा अभी भी नाराज है। क्या कहेंगे आप उनके इस सवाल पर? देखिए, ऐसा है कि अगर किसी के जो भी नेता होते हैं, सर्वमान्य नेता, कोई बड़े नेता होते हैं, और उनके एक्सपेक्टेशन पे, मतलब जो एक्सपेक्टेशन है उनसे, और उन पे खड़े नहीं उतर रहे हैं, तो थोड़ा सा तो निराशा होती है। लेकिन ये भी देखिए कि नीतीश कुमार जी सर्वसम्मति से अपने डिसीजन से राज्यसभा गए, क्योंकि नीतीश कुमार जी का ये कहना था कि मैंने सारा सदन का सदस्य ले लिया है, सिर्फ एक राज्यसभा बचा हुआ है, जो कि उनका इच्छा था कि भाई राज्यसभा का भी एक सदस्य बन जाए, इसलिए वो गए हैं। तो इतना विपक्ष को पेट में दर्द क्यों हो रहा है भाई? कितनों लड्डू फूट रहा है, लेकिन विपक्ष का लड्डू बनने वाला नहीं है, क्योंकि वो कहीं फ्रेम में ही नहीं है। और रही बात भाजपा और जदयू की, भाजपा में और जदयू में टूट की, तो जदयू के लोग आएंगे कि नहीं आएंगे वो तो देखेंगे वो, लेकिन राजद के और कांग्रेस के बहुत सारे विधायक हम लोग के साथ जरूर आने वाले हैं। मतलब विलय का आप जिक्र करते नजर आ रहे हैं इस वक्त। ठीक है, धीरज जी की ओर रुख करते हैं। धीरज जी, तेजस्वी यादव के बयान पर ही मैं आऊंगी, क्योंकि तेजस्वी यादव ने ये बयान देकर एक तरफ चुटकी तो ली है, दूसरी तरफ बिहार में ये संदेश भी दिया है कि नीतीश कुमार को ही बिहार की जनता ने मुहर लगाया था। लेकिन अब जो लोग ये सोच रहे हैं कि उनके हाथों में लड्डू रहेगा, उन पर भी मुहर लगती नजर आएगी, उन पर मुहर नहीं लगने वाली है। आप क्या कहेंगे उनके बयान को लेकर? देखिए प्रगति जी, हमने पहले कहा दो चीजें। अभी बड़े भाई आशीष नाथ जी ने कहा कि जदयू के बारे में, परिवारवाद के बारे में, तो परिवारवाद के बारे में हमने पहले भी कहा था कि पति पत्नी, पुत्र, छोटा पुत्र, बड़ा पुत्र, पतोहू, बेटी, ये परिवारवाद होता है। अगर पिता की विरासत को कोई आगे बढ़ाता है उसको परिवारवाद नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सहयोगी है। दूसरी बात हम बताना चाहते हैं कि माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा कि हाथ में लड्डू, देखिए अभी तो लड्डू जदयू के ही हाथ में है और इसके लिए बहुत व्याकुल नहीं होना है। और हम बता देना चाहते हैं कि देखिए बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री जी का जोड़ी हिट हुई है और दोनों गठबंधन है। आप देखी होंगी कि जो एनडीए का जो स्वरूप जो बना था उसमें सभी दलों की सहमति से बना था और सभी लोगों ने काम किया, जिसका आज प्रतिफल है कि इतना सशक्त सरकार बनी है। अब माननीय नीतीश कुमार जी का व्यक्तिगत निर्णय है तो उस पर हम लोग कुछ नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन हम ये भी कहते हैं कि देखिए हमारा सांगठनिक चुनाव भी चल रहा था जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्वाचित हुए हैं, उसके बाद कई प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। अभी आगामी आप देखिएगा कि हमारा प्रदेश कार्यकारिणी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक होने वाला है। जो भी प्रस्ताव लाना है लाए जाएंगे और उस पर सहमति हो जाएगी, ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। आप जानती हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी का जो अंतिम फैसला होता है वही सर्वमान्य होता है। ठीक है, हमारा व्यक्तिगत इच्छा हो सकता है, हमारा व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है, ये अलग बातें हैं, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं प्रगति जी कि माननीय नीतीश कुमार जी का ही अंतिम मुहर होगा कि कौन बिहार का अगला मुख्यमंत्री होगा और वो कब इस्तीफा दे रहे हैं। इस पर बहुत, चूंकि आप अपने दर्शकों को दिखाने के लिए हमसे सवाल कर सकती है, लेकिन कोई भी दल होता है, कोई भी पार्टी होता है, वो अपने आइडियोलॉजी से राजनीति करता है। तो माननीय नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है, जो पहले का रिकॉर्ड रहा है कि जब दाहिने हाथ से काम करते हैं तो बाएं हाथ को पता नहीं चलता है। ठीक है धीरज जी, मैं समझ गई कि आप ये कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार की सहमति है और जेडीयू उनकी सहमति से सहमत नजर आ रही है। कुंदन जी, अब इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए जेडीयू कहती नजर आ रही है कि नीतीश कुमार जो कहेंगे वही होगा। नीतीश कुमार कहेंगे मैं दिल्ली जा रहा हूं तो दिल्ली भी जाते नजर आएंगे और जेडीयू उस पर राजी खुशी हामी भरती नजर आएगी।
अब प्रगति जी एक लिटमस टेस्ट कर लेते हैं, हाथ कंगन को आलसी क्या, बिल्कुल। पढ़े लिखे को फारसी क्या। 3 नामों पर हम लोगों ने चर्चा किया है। पहला नाम है सम्राट चौधरी का, दूसरा नाम है नित्यानंद राय का, तीसरा नाम है धर्मशीला गुप्ता का। हमारे तीनों पैनलिस्ट से पूछ लीजिए, 2 पैनलिस्ट एक तो शायद बता दें, 2 लोगों में मुझे संदेह है कि अगर मुख्यमंत्री के पद पर शपथ दिलाना हो तो इनको किस रैंकिंग में ये अरेंज करेंगे। हमारा ये सवाल बाकी तीनों लोगों से है। इनके सामने ऑप्शन है सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय या धर्मशीला गुप्ता। ये बहुत आखिरी वक्त बचा है। सबसे पहले संदीप जी आप बताइए, तीनों नामों में से कैसे आप रैंक करेंगे अगर मुख्यमंत्री के पद पे चाहिए? सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय और धर्मशीला। देखिए, यहाँ कोई रैंकिंग नहीं चलती है बीजेपी में। बीजेपी मैंने पहले ही बताया है कि वहाँ हमारे सर्वमान्य नेता माननीय मोदी जी और अमित शाह जी बैठे हुए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी बैठे हुए हैं। ठीक है, हम समझ गए कि आपने नाम, केवल नाम जानना था हमें। आपके पास आऊंगी धीरज जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, हमने पहले भी कहा प्रगति जी, देखिए थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। ठीक है, हम समझ गए, आप भी इंतजार ही करवाएंगे। संदीप जी और धीरज जी की जुगलबंदी यहाँ पे समझ में आ रही है, हमें जुगलबंदी यहाँ समझ आ रही है। आपके पास आएंगे अशित जी, आप क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए 3 नाम है, तीनों में से दोनों ने किसी पर मुहर नहीं लगाई। देखिए, मैं बस ये कहूंगा इनसे ही पूछ लीजिए कि तीनों में से इनको कौन पसंद है। बताइए अशित जी। तीनों में से जो सबसे कम पढ़ा लिखा और सबसे अधिक दिमागी रूप से पैदल होगा वही होगा। चलिए ठीक है, बिहार की राजनीति को आप जिस तरीके से देख रहे थे आप लोग, सबसे हमने जानने की कोशिश की किस तरीके से आप अभी समझ रहे हैं कौन होगा मुख्यमंत्री। इस पर अभी भी सस्पेंस आपने बरकरार रखा है, लेकिन नामों की चर्चा है और सुगबुगाहट भी तेज होती नजर आ रही है, भले से आप आधिकारिक तौर पर ऐलान ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस बातचीत में और अपनी जानकारियों को साझा करने के लिए। बता दें, बिहार में चर्चा इस वक्त काफी ज्यादा तेज है। नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं, जेडीयू नाराज है क्योंकि मेहमान हमारे साथ जुड़े थे, उनकी नाराजगी साफ झलकती नजर आई। बीजेपी खेमे में भी थोड़ी बहुत हलचल मची हुई है और विपक्ष लगातार आरोप लगाता भी नजर आ रहा है। लेकिन अब यह देखना होगा कि आखिरकार मगध का सम्राट कौन होगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने कुर्सी छोड़ने का अब कह सकते हैं हामी भरते भी वो नजर आ रहे हैं और कुर्सी छोड़ने का मन भी बना लिया है। वो अब राज्यसभा जाने को तैयार हैं, पर अब मगध का सम्राट कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल है। कुछ दिनों में इसका भी जवाब मिलता नजर आएगा। आज की खबर आप तक सारे अपडेट्स पहुंचाता रहेगा। आप देखते रहिए आज की खबर और स्क्रीन पर दिख रहे सोशल मीडिया हैंडल के जरिए आप मेरे साथ वहां पर भी जुड़ सकते हैं और खबरों से रूबरू हो सकते हैं। नमस्कार।